पॉलिटिकल इस पर क्या कुछ एंगल हो सकता है और साथ ही विदेश मामलों के लिए क्या कुछ ये खास हो सकता है और विश्व पटल पर इन तमाम चीजों को किस तरह देखा जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी हुई है बरखा त्रेहान, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी है और साथ ही विदेश मामलों की जानकार भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता पर। मेरा पहला सवाल यही है कि इजराइल लगातार बार बार ये बात कह रहा है कि उसने आसपास के तमाम जो इलाके वो पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिए और इजराइल अब पूरी तरह से इजराइल के ही कब्जे में है। लेकिन लगातार जो रॉकेट आ रहे हैं वो हमास से अभी भी लगातार आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी भी आतंकवादी जो है वो हमास के वहां पर मौजूद है। इस पर क्या कुछ अपडेट है और साथ ही अभी ये जंग कितनी और टिक जाएगी? देखिए, बहुत ही दुखद है जो आज ये देख रहे हैं हम, जितनी बर्बरता हो रही है। हर रोज ऐसा वीडियो आता है जो मानवता को शर्मसार करता है। इतने लोग मर चुके हैं, इतनी महिलाओं के रेप हो चुके हैं, बच्चों को केजेस में डाल दिया गया, बच्चों को काट दिया गया, नवजात शिशुओं का क्या कसूर था जिन्हें काट दिया गया। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। लेकिन क्या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हर जगह पर कूदफांद करते हैं, जो हर जगह पर अपनी बात रखते हैं, आज वो कहाँ है? अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? आज विपक्ष को भी देखिए किस तरीके से वो विपक्ष जो है एक सुर में बोल रहा है। जो भी अगर सरकार, मोदी जी जो है सरकार में, अगर जो भी वो कह देंगे उसके ऑपोजिट ही उन्होंने कहना है। तो हमेशा विरोध करना है, चाहे कोई सी भी बात हो। ये तो हम सब लोग देखते आए हैं, कोई आज से नहीं। मोदी हेटरेट में देश से हेटरेट हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी। आप विपक्ष को देख सकते हैं एक सुर में आज वो क्या मांग कर रहे हैं। हर जगह पे उनकी जो मांगे होती हैं वो बिल्कुल इलेक्शन के पास जो ड्रामा चलता है उसको सारा देश देख रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि एट एंड ऑफ द डे ह्यूमन लाइव्स आर लॉस्ट। कितने सारे लोगों की जान जा रही है, जो कि बहुत दुखद है। जब हम किसी को लाइफ दे नहीं सकते तो किसी की भी लाइफ लेने का कोई हक नहीं है। ये जो बर्बरता हो रही है, मैं तो कहूंगी ये मुस्लिम देश जो ये बर्बरता कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, ये क्यों आतंक बढ़ता जा रहा है? और इस टेररिज्म के खिलाफ इतने सालों से काम हो रहा है, लेकिन आज भी ये टेररिज्म खत्म नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ एक स्लोगन है, से नो टू टेररिज्म। से नो टू टेररिज्म से खत्म तो नहीं हो रही। एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही कब क्यों हर बार चिन्हित होते हैं? पूरे विश्व के पटल में आप जाकर देख लीजिए, हर बार उन्हें ही वही क्यों सामने आते हैं? तो इसके ऊपर बहुत सोचने की जरूरत है और उस पर्टिकुलर रिलीजन को एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अब आप इन चीजों का अंत करिए। सुख शांति से अगर आपको रहना हो तो वहां रहिए, नहीं तो आप लोग किसी और गोले में शिफ्ट हो जाइए जहां आपका आतंक और आप ही रह सके, क्योंकि दूसरों को परेशान ना करिए। पता है, मैंने तो जिस दिन से वो वीडियो देखा है, पहले वो जो छोटे छोटे बच्चों को केजेस में डाल दिया था, महिलाओं को नंगे करके परेड कराया जा रहा था, ये सब क्या है? ये सब देखा भी नहीं जाता है। ये करने वाले लोग कौन है और इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? आज मैं एक सवाल अपने इंडियन मीडिया से भी पूछना चाहूंगी, जिसमें बरखा है, स्वरा है, जुबैर है, ये बड़ा अपने आप को बहुत बड़े बड़े बनते हैं, एक स्वरा भास्कर है, इन लोग से भी पूछना चाहूंगी। असदुद्दीन ओवैसी को भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें। हाँ, ओवैसी, इन लोगों ने फेविकॉल भी लिया है क्या? ये कहाँ पे छुप गए हैं? कौन सी जगह पे जाके छुपे? कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये तमाम जो लोग हैं जिनकी बातें आप भी कर रही हैं, वो तमाम लोग बैलेंस की इस वक्त बात कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अब बैलेंस में आने का वक्त खत्म हो चुका है। अब साथ खड़े होने का और साथ ही सही के साथ खड़े होने का वक्त है, क्योंकि जो हो रहा है तमाम चीजें हैं, किसी भी दो देशों के बीच अगर झगड़ा हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जंग के भी कोई उसूल होते हैं, वो सारे उसूल, बर्बरता की सारी जो लिमिट्स है वो पार की जा रही है और इसे विश्व पटल पर ना ही इग्नोर किया जाना चाहिए और ना ही भारत में जो ये तमाम लोग यहाँ पर प्रवक्ता बने फिर रहे हैं उन्हें भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, बैलेंस बनाने का वक्त तो वाकई ही चला गया है। अब में जो जिसकी गलती है वो सामने दिख रही है साफ साफ। आपको उस गलती को कॉल आउट करना पड़ेगा। आप अगर हमारे
देश को इजराइल के साथ खड़ा होना है तो सबको साथ खड़े होना है। आप उस हमस जो कर रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत कर रहा है, वीडियो सारी आउट है, तो जब वो गलत कर रहा है तो उसे कॉल आउट करिए ना। फिर आप ये इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं जो आप इस चीज को कॉल आउट भी नहीं कर सकते। फिर आप बनते हैं कि आप मीडिया में चौथे पिलर हैं, और आपकी जो बातें हैं, अगर बरखा दत्त को कोविड के टाइम पे लाशों के ऊपर बैठ करके राजनीति करनी थी और उसको न्यूयॉर्क में भी छपाना था, उस चीजों को, लाशों की राजनीति करी जा रही थी। लाशें तो जलेंगी ही ना शमशान घाट में, उसकी फोटो किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई, उसे सेल किया गया। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर वो आप कर सकते हैं देश को शर्मसार करने के लिए, जो कि कोविड किसी के भी बस में नहीं था, कोविड की मौतें, हालांकि हमारी कंट्री ने तो बहुत अच्छा उस टाइम में बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के साथ गलत नहीं हुआ था, लेकिन जिसकी फैमिली का मर जाता है उससे पूछिए ना, आप उसका फोटो आप कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए, अभी ये लोग कैसे चुप्पी धारण करके बैठे हैं और कैसे हमस को, ये अभी भी उन वीडियोस को देखने के बाद भी उन वीडियोस को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने कल रात को एक फोटो देखी थी जिसमें एक कार में सभी लोग बैठे जला दिए गए। वो सब वीडियोस लगातार, तो हमें तो रात को नींद नहीं आ रही, क्योंकि हमें पक्षपात नहीं करना। हम एक बात जो सही है उसका पक्ष लेने वाले लोग हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। मैं तो उन सभी लोगों के साथ खड़ी हूँ जिनकी फैमिलीज के लोग मारे जा रहे हैं। और इस वॉर का अंत कब होगा, पीस कब आएगी, और पीस के लिए कौन आगे बढ़ेगा? किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा आज बताइए, ये लगातार वॉर चलता रहेगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो किसी को आगे पीस की बात करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम अभी इसके ऊपर बात करें, कॉल आउट करिए। जो इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अभी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंच जाते हैं, उनकी लॉबी रात के 2 बजे भी कोर्टों को खुलवा लेती है, वो अभी क्यों सुख चैन की नींद से सो रहे? मेरे को तो खुद नहीं। लेकिन ये देखिए बरखा जी कि इन तमाम चीजों को इंडिया पहले से हाईलाइट करता रहा है, आतंक को लेकर, आतंकियों को लेकर तमाम तरीके की बातचीत करते रहे। हम पाकिस्तान के बारे में लगातार बोल रहे हैं, कनाडा में जो खालिस्तान लगातार पलते नजर आ रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन विश्व इन तमाम चीजों को पहले से भी इग्नोर करता है। कई संगठन हमने चिन्हित करके दिए कि इन तमाम संगठनों को कहा जाए कि ये आतंकी संगठन है, बट यूएन की बात देखिए, चाइना की बात देखिए, ऐसे तमाम देश है जो अभी भी इस पर अंकुश लगाते हैं। और यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, विश्व पे जो पॉलिटिक्स है, वो शुरू हो जाती है इन तमाम चीजों को लेकर, और लोग भूल जाते हैं कि कल तुम्हारे देश में भी ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल, तभी तो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पूरे मुद्दे के ऊपर सबको सिलेक्टिव अप्रोच छोड़ करके, ये जो सारे लोग हैं अभी तक सब सिलेक्टिव हैं, ये चुप रहेंगे, लेकिन कलेक्टिव अप्रोच अपनाइए और यहाँ पर आकर के सबको एकजुट होकर के इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आतंक खत्म करना पड़ेगा, ये बर्बरता को अंत करना पड़ेगा। क्या कोई देश भी चाहेगा कि उसके बच्चे, उसकी महिलाएं और पुरुषों को ऐसे काट दिया जाए, ऐसे मार दिया जाए, जंगलों में फेंक दिया जाए? कितनी बर्बरता करी है। कहीं पे कुछ वीडियोस आ रही है, कहीं पे उससे आज रोज सुबह लगता है कि कल की वीडियो बहुत बहुत भयानक थी, लेकिन दूसरे दिन उठिए तो आपको उससे भी भयानक कोई वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये कब तक होगा? इसको रोकना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। भारतवासियों ने हमेशा इस बात के खिलाफ आवाज उठाई है, हर पटल पे उठाई है, क्योंकि हम समझते हैं कि ह्यूमन लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इनको ये नहीं पता कि आज वहां हो रहा है, कल तुम्हारे साथ ये होगा, कल तुम्हारी फैमिली का कोई माँ बाप, भाई बहन, बच्चा मरेगा, तब क्या होगा? तब आंख खोलने से अच्छा है अभी आंख खोलिए और इस पूरे मुद्दे के ऊपर कड़ाई से निगाह बनाइए और कड़ाई से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और जो भी इसमें चिन्हित करिए उन लोगों को, और उनको मृत्यु का दंड देना चाहिए कम से कम, जिससे कि हम आतंक को खत्म कर सके। जितनी जल्दी हम खत्म कर सके उतनी जल्दी पीस आएगी। ये देखिए, ये जिंदगी छोटी सी होती है। अब छोटी सी जिंदगी में पूरी टाइम लड़ाई वॉर पे क्या होता है? देखिए, जो बाहुबली हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, वो अपने वेपन्स को बेचने के लिए, अपनी चीजों को बेचने के लिए लोगों को लड़वाते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम भी अक्सर करवाते रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई भी कम्युनिटी गलत कर रही है
तो उस कम्युनिटी के ही लोगों को आगे आना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। वो सो कॉल्ड स्कॉलर्स जो बनते फिरते हैं, जो कहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें ही आगे आना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए अपनी कौम को कि ये और गलत है साथ ही और जो उस वो गलत कंट्रीज हैं जो लगातार फंडिंग कर रही हैं इन तमाम लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उन पर भी साथ ही साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि असल वजह वही, अगर आप फंडिंग रोक देंगे, तमाम जो चीजें हथियार रोक देंगे, तो ये वाकई उनके पास कुछ बचेगा नहीं, तो उनके पास आगे ऑप्शन भी कुछ नहीं बचेंगे। तो इन कंट्रीज पर भी यहाँ पर अंकुश लगाना उनकी जरूरत है, क्योंकि लगातार हमने कई कंट्रीज के नाम चिन्हित करके दिए और अब विश्व पटल पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है। कई कंट्रियों का दबे पाव ही नाम सामने आ रहा है, लेकिन नाम है इसमें। जी, फंडिंग तो सारी हम्म। जड़ है। अगर आप देखिए, फंडिंग से ही ये सारा जो आतंक मचता है, जो अत्याचार होता है, ये सारा फंडिंग के द्वारा ही होता है, क्योंकि इनको इतनी जबरदस्त फंडिंग आती है और इतनी एड आती है और हर जगह पे इनके लोग खड़े हैं। अगर इतनी फंडिंग ना आए तो शायद इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन इस फंडिंग की वजह को हमें ढूंढना पड़ेगा। और चाहे दबे पाओ आप, कोई देश आगे आ रहा हो, लेकिन नहीं, दबे पांव नहीं आना है, आपको खुल के बोलना है, आपको खुल करके इस फंडिंग का भी विरोध करना है, इस फंडिंग को भी काटना है, इसकी जड़ को काटना है। जब तक आप फंडिंग की जड़ को नहीं काटेंगे, ऐसे ग्रुप्स पनपते रहेंगे और वो टेररिज्म बढ़ता रहेगा। अभी आपने कनाडा में देखा है किस तरीके से खालिस्तानियों का आतंक देखना है, आपने अभी पाकिस्तान में देख लिया, आपने अरब सारी मुस्लिम कंट्रीज में देख रहे हो क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में अभी क्या हुआ था, कैसे वहां से लोग हवाई जहाज से लटक करके आने के लिए तैयार थे, वहां से बाहर भागने के लिए तैयार थे। कितना आतंक, लेकिन ये आतंक पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते, इंडिया में तो फिर भी बहुत पीस है, क्योंकि यहाँ पर जो कहीं भी जितना भी आप निंदा चाहे जितनी मर्जी कर लीजिए प्रधानमंत्री की, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से इसे कंट्रोल किया है। अगर प्रधानमंत्री इसे ना कंट्रोल करते तो यही हाल अब आपके देश का होता। जो अभी आप लोग सुरक्षित बैठे हैं अपने घरों में, आज सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बीच में मोदी जी खड़े हैं इन सभी चीजों के। वो जो फॉरेन के दौरे करते हैं, वो लोग तो कहते हैं अच्छा बिरयानी खाने गए थे, ये खाने गए थे, वो बिरयानी खाना नहीं होता, वो रिलेशनशिप बिल्ड करना होता और फॉरेन रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आपने पिछले प्रधानमंत्रियों को भी देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने कितनी बार दौरे किए या उन्हें किस जगह पे इनवाइट किया गया। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री को कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इनवाइट ना किया हो, जिसने ऑनर ना किया हो, जिसने उनकी स्पीच ना सुननी चाहे हो। तो फॉरेन रिलेशनशिप को बिल्ड करने में उनका काम जो है बेहतरीन रहा है, और अगर हम उन्हें और समय देंगे तो वो और ज्यादा अच्छे फॉरेन रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना होगा कि जो ये तमाम कंट्रीज में हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री में ना हो, तो कम से कम आप अपनी कंट्री में पीस के ऊपर बात करिए और जो भी आतंकवाद फैलाते हैं उन संगठनों को चिन्हित करिए, उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, सरकार पर जोर बनाइए, सरकार को भी जगाना पड़ता है। भारत ने इससे पहले कभी भी जो भी कोई संकट पड़ा है, कभी भी किसी एक देश का साथ नहीं दिया, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके ये बात कही कि इजराइल के साथ हम एकजुटता से खड़े हैं। भले ही जो तमाम राजनीतियां उनके साथ नहीं खड़ी हैं, कई लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने कभी भी फिलिस्तीन से भी जो कभी भी हमला हुआ उसे हमने आतंकी हमला नहीं कहा था, लेकिन पहली बार हम एक पक्ष के पूरी तरह साइड है। तो क्या इसके कोई खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं या फिर इसका कोई असर विश्व में या फिर जो वैश्विक राजनीति है उस पर पड़ेगा? देखिए, हमें मैं तो ये मानती हूँ, ये दोगलापन तो छोड़ना पड़ेगा। आप कह दीजिए कि हम दोनों की तरफ खड़े हैं और पीछे बैठ करके मूक दर्शक की तरह बैठे रहिए, हंसते रहिए, इसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए एक साइड तो लेनी ही पड़ेगी। और इजराइल के साथ हमारी मित्रता और जो वीडियोस भी इनिशियली आए थे उसमें दिख रहा था कि कौन बर्बरता कर रहा है, तो इसलिए एक साइड तो लेनी बनती थी और जो हुआ है आगे उसी में हम प्रोसीड कर रहे हैं। और देश को, अगर हमें अपने देश को भी सुरक्षा प्रदान करनी है तो अपने जो फॉरेन रिलेशंस है उन्हें और बेटर करना पड़ेगा, और ये एक सही तरीका है, हम सही ओर काम कर रहे हैं और मैं साधुवाद देती हूँ जो भी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद।
मैम बार बार ईरान की बात सामने आ रही है। ईरान ने वैसे तो साफ तौर पर एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन हम उन उन लोगों के हाथ जो है वो चूमते हैं जिसने ये हमला किया, यानी वो सीधे तौर पर हमास की बात कर रही है। आगे इन तमाम चीजों में अगर आगे जाए अपडेट दे तो व्हाइट हाउस को भी अभी तक कुछ भी ईरान के लेकर कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। तो फिर इसको कैसे देखिए आगे अगर इसराइल को कभी भी लगता है, लेकिन जो रॉकेट है वो ईरान के कई जगहों पर पाए गए, तो आगे क्या इसराइल ये सोच सकता है कि हमास के बाद गाजा पट्टी के बाद ईरान पर भी हमला कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सारे मिले होते हैं, ये ऊपर से दिखाते कुछ हैं और अंदर से होते कुछ हैं। मुस्लिम कंट्रीज सारी एक हैं, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे ये लिपापोती किसी भी तरीके से कर दें, लेकिन ये सारे एक हैं। आप मुस्लिम कंट्रीज की क्या बात करते हैं, एएमयू को देख लीजिए। मैं तो चाहूंगी जो एएमयू के जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग, उन सबको मैं टिकट देती हूँ, इनको भेज दो वहीं पे, इनको भेजो वहां पर। और जब अफगानिस्तान जैसी जगहों पे, जब इनके साथ ईरान में भेजो, ऐसी जगहों पे भेजो जहां पे ये मुंह भी ना खोल सकेंगे। प्रोटेस्ट तो करना बड़ी दूर की बात है, जहां ये मुंह भी नहीं खोल सकेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में ही अपनी जीविका कमाते हैं और भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। इनको ये नहीं समझ आता कि भारत में खड़े होकर के आप कम से कम भारत के साथ तो खड़े हो जाइए। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इनको इनको ये मैं ऐसे लोगों को ही चिन्हित करना चाहती हूँ। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और इजराइल के पास बहुत अच्छी एक इंटेलिजेंस टीम है और उन्हें पता है बाकी चीजें, उनकी सारी चीजें, उनकी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास, और वो इस चीज पे हमसे बेहतर जानकारी रखते हैं कि वो इसको कभी कतई नहीं किसी के ऊपर विश्वास करेंगे और ना ही करना चाहिए। ये सब मिले हुए हैं और इस तरीके से अटैक करते रहेंगे, ये चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने अपने ईगो पे ले लिया है। देखिए, पीस की बात तो सभी चाहते हैं, अगर युद्ध होता है तो दोनों तरफ के लोग मरते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इजराइल के लोग मरते हैं, दोनों तरफ के लोग मरते हैं। तो पीस की बात करना और उसे इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग बातें हैं। तो हमें ये चाहिए कि वर्ल्ड से उन लोगों को चीज चिन्हित करिए, उन पीस लीडर्स को आगे लेके आइए जो इन सब बातों का समाधान निकाल सके। आखिरी अंततः हमें समाधान और पीस की तरफ काम करना होगा, और तभी विश्व एक फैमिली के रूप में, संगठित रूप में पनप सकेगा, आगे बढ़ सकेगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री साहब का भी नारा है, वासुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेके चलो, एक फैमिली की तरह सबको आगे बढ़ना है। ये बहुत अच्छा उन्होंने एक फोटो दिया था, इसलिए सबको पीस की तरफ काम करना होगा। और मुस्लिम कंट्रीज में मैं बार बार बोल रही हूँ, इनके ऊपर कभी भी कोई भी रिलाई ना करे, क्योंकि कब ये बम फोड़ दे, कब ये रॉकेट छोड़ दे, कब की पूरी कंट्री को उड़ा दे, इनके पास सिर्फ गोला बारूद ही रखते हैं, ये सिर्फ वॉर में ही विश्वास करते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव काम में कम और डिस्ट्रक्टिव काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और डिस्ट्रक्शन की तरफ ही ये आगे बढ़ते रहते हैं, अग्रसर रहते हैं, चाहे वो आप किसी भी कोने में ये चले जाएं। तभी कई बार बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेररिज्म का हाँ नाम है, टेररिज्म का हाँ रिलीजन है, क्योंकि दिखता है, सामने से दिखता है, टेररिज्म का रिलीजन दिखता है। और अगर जो लोग चाहते हैं कि यह बात बंद हो, उनको ये साबित करना होगा, और साबित कैसे करेंगे? पीस बना करके अब इसको रोकना होगा, इस युद्ध का अंत करना होगा, आगे एक मैसेज क्लियर देना होगा कि विश्व में शांति कैसे बन सके। आप लगातार यहाँ पर बात करें इन तमाम चीजों की, मुस्लिम स्टेट की आपने बात करी, तो एक वीडियो की भी बात कर ली। तो जो सबसे पहले वायरल हुआ था वो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते क्योंकि उसमें बेहद ज्यादा बर्बरता गए। उस वीडियो में एक महिला को कार की डिग्गी में रखकर लाया जा रहा था, उसके हाथ पांव कटे हुए थे और उसके बाद उनको आगे की सीट पर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। और उस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो आतंकी थे, उन सभी के हाथों में बंदूक थी, वो सीटी बजा रहे थे और साथ ही साथ अल्लाह अकबर इस तरह के जो नारे हैं वो लगातार। तो ये जो तमाम चीजें जो
इस्लामिक स्टेट अभी हमास का साथ दे रही है। मुझे ये लगता है कि लेकिन विश्व में ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो आतंकी है वो ये साफ कर रहे हैं कि कौन से धर्म से आते हैं, किन चीजों का बोझ अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं, और साथ ही जो इस्लामिक स्टेट अभी साथ दे रहे हैं उन्हें कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विश्व अब साफ तौर पर देख रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, ये वीडियो मैंने भी देखा था। इतना ये ये वीडियो देख करके मन इतना दुखी हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि वीडियो वायरल हो रहा है, सारी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है, फिर भी इनको एक संदेश नहीं गया कि क्या मुस्लिम धर्म में ऐसा होता है, वो अपनी महिलाओं के साथ ऐसा करती है। वीडियो से तो प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया। जो लोग ये कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, जो लोग वकालत करते हैं, और आज उनको बिल्कुल क्लियर मैसेज जा रहा है कि देखिए ऐसा होता है और आप ही लोग करते हैं। ये वीडियो इस चीज का साक्ष्य है। लेकिन ऐसे तो हजारों लाखों साक्ष्य है, लेकिन आज भी इनकी मानसिकता नहीं बदल पाई। मैं तो इसको देख रही हूँ, कितने सालों से लगे हुए लोग इन ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। इतनी बर्बरतापूर्ण वीडियोस बहुत पहले भी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ आते रहे हैं और हर बार हमने चिन्हित किए, हर बार उनके ऊपर बात करी है, लेकिन सिर्फ एक मात्र चर्चा और कुछ नहीं। और वही मुस्लिम कंट्री डिफेंड करने आते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कितने पत्रकार भाई हैं जो इन चीजों को डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर देंगे। तो फिर आप जब ऐसे लोग जब जस्टिफाई करते, क्योंकि इनके तो जेबें भरी जाती है, इनको पूरी फंडिंग आती है, इनको चुप रहने के पैसे मिलते हैं, इसलिए ये तो इनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन क्या कोई जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है, उसका दिल नहीं कांपता, उसकी रूह नहीं कांपती ऐसी वीडियोस देख करके कि मेरे भाई ने, मेरे मुसलमान भाई ने इतनी बर्बरता करी और फिर भी मैं चुप बैठा हूं, मैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा हूं। उनको आवाज उठानी चाहिए और लगातार आवाज उठानी चाहिए, और आवाज इतनी जोर से उठानी चाहिए कि पूरे विश्व में वो आवाज गूंजे और इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। बहुत जरूरी है अभी इसके ऊपर अंकुश लगाना। और जागे 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 मेरे मुस्लिम भाई, जागे, मुस्लिम कंट्रीज भी जागे कि इस ऐसी हिंसा से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बातें आज आपको समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन एक दिन जरूर समझ आएंगी। उस दिन का मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, लगातार यहाँ पर गाजा पट्टी की बात हो रही है। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से छोड़ दिया, तो उसके बाद हमास का कब्जा हो गया। उसके बाद अब जब ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो इजराइल ने कहा कि हम दोबारा घुसेंगे और गाजा पट्टी को पूरी तरह से सैनिटाइज कर देंगे, यानी वहां जो लोग हैं उनका खात्मा होगा। लेकिन इस चीज में बरखा जी ये देखिए कि आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो फिलिस्तीनी हो या फिर इजरायली, उन सभी लोगों को मारा जाएगा, क्योंकि सैनिटाइज करने का मतलब है फिर वो ये नहीं देखेंगे कि कौन आतंकी है, कौन लोग है, और उन तमाम चीजों को जो है वो पूरी तरह से साफ किया जाएगा। और कब्जा करने का इकलौता यही मतलब होता है। तो इन तमाम चीजों में एक बार फिर से जो यहाँ पर ह्यूमन एंगल है वो मारा जा रहा है, तो इजराइल पर भी उतना ही सवाल है। और एक और सवाल इसी में जोड़ देती हूँ कि वॉर का उसूल होता है कि आप रिहायशी इलाकों में और जहां पर लोग ज्यादा रह रहे हैं और मासूम लोग हैं वहां पर कम से कम हमला करेंगे। लेकिन इजराइल और हमास दोनों की तरफ से बराबर रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। जी देखिए, रिहायशी जो इलाकों में हमले हो रहे हैं वो बहुत गलत है, नहीं होने चाहिए। वॉर के उसूल है, लेकिन उसूल मान कौन रहा है? देखिए उसूल तो आप देखिए पीस का भी है कि पीस मेंटेन होनी चाहिए, तो कोई भी उसूल नहीं मान रहा है इस टाइम। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि लॉस क्या हो रहा है, ह्यूमन लाइफ्स का। तो क्या ह्यूमन लाइफ्स की कोई कीमत नहीं है? क्या एक जमीन के टुकड़े के लिए आप इस तरह गिर जाएंगे कि आप सिर्फ आतंक फैलाएंगे, लोगों को मारेंगे? तो ये जमीन का टुकड़ा, ये देखिए कश्मीर में भी इन्होंने कितने सालों कितना आतंक फैलाया, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है कह करके कितना आतंक फैलाया था कि एक
कश्मीर जा भी नहीं सकता था, कोई घूमने भी नहीं जा सकता था। 377 के बाद हटने के बाद तो अभी चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं, काफी इंप्रूव हो गई है मैं तो कहूंगी, लेकिन उससे पहले क्या हाल था। लेकिन आप ये देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि एक जमीन के टुकड़े के लिए आप लाखों इंसानों को मौत की घाट उतार देंगे। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? सैनिटाइज करने जाएंगे आप और लाखों इंसानों की मौतें हो जाएंगी। आप चाहते क्या है? आप अगर लाखों इंसानों की बलि देना चाहते हैं, अच्छा आप दे भी दिया आपने, हासिल क्या किया? उस जगह पे रहेगा कौन? उस टुकड़े पे रहेगा कौन? जब सब लोग मर जाएंगे तो उस टुकड़े पे रहेगा कौन? इतना सोच विचार करने की जरूरत है इस मुद्दे पे। आंसू नहीं थमते। अगर आप गंभीरता से सोचिए, उन फैमिलीज से मिलिए जहाँ पे पूरी पूरी फैमिलीज मर गई हैं, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज आपको स्टोरीज बताएंगे किस तरीके से मार डाला गया। आज कश्मीरी पंडितों से बात करिए, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले उनको मिलने गई थी। आंखें आप बात करने की रुकिए, 2 मिनट बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके, रोने शुरू हो जाते हैं वो, याद कर करके आज इतने सालों बाद भी वो उसे भूल नहीं पाए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने कभी भी किसी से भी कुछ नहीं सीखा। यहाँ पे भी वही जमीन के टुकड़े की लड़ाई और लाखों मौतें। अंततः मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका एंड कैसे होगा। कौन से ऐसे पीस के कारक हैं जो आगे आएंगे और पीस की बात करेंगे। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, पॉलिटिक्स करनी बंद करिए, फंडिंग करनी बंद करिए, आतंक को एक सुर में खत्म करने की बात करिए। जब तक आतंक खत्म नहीं होगा, आप प्यार मोहब्बत से नहीं रह पाएंगे। आपका प्यार मोहब्बत से रहना, एक दूसरे के लिए खड़े होना इस टाइम ज्यादा जरूरी है, ना कि लाशों के ऊपर जो भी लोग लाशों के ऊपर नाच रहे हैं या लाशों के ऊपर खुश हो रहे हैं, अल्लाह अकबर के गाने गा रहे हैं, स्लोगन्स बोल रहे हैं। वो वीडियो वायरल हो रहा था कि आप किसी की लाश के ऊपर अल्लाह अकबर कैसे कर सकते हो? आखिर आपने क्या सीखा? आपके धर्म ने आपको ये सिखाया है? ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है, बिल्कुल भी गवारा नहीं। इसके ऊपर हम सबको अंकुश लगाना होगा। ये बहुत गलत है। इन तमाम चीजों पर बात कर रहे थे और इसी नोट पर ये जो चर्चा है मैं समाप्त करती हूँ।